नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है तो किसान आंदोलन की राजनीति भी गरमा रही है और इस किसान आंदोलन की राजनीति ने यूपी की चुनावी पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी के मुसलमानों पर डोरे डाल रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी का चचाजान कह दिया है। राकेश टिकैत की राजनीति उस जाट मुस्लिम एकजुटता को बनाए रखने की है जिसने पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इन सब के बीच जाटों को लुभाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश के बाद बीजेपी अब सीधे किसान सम्मेलन करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी 18 सितंबर को किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। किसान कल्याण सम्मेलन नाम से आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। लखनऊ के आशियाना में स्मृति ओपन पार्क में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के सभी विधानसभाओं से किसानों को बुलाया जाएगा। इसमें उन किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार का समर्थन किया था। इसमें मुख्यमंत्री योगी किसानों को लेकर कुछ योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। किसानों पर बीजेपी के इस दांव के बीच आज हमारा दंगल का सवाल है, क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री से किसान आंदोलन की राजनीति पर असर पड़ रहा है? क्या ओवैसी बीजेपी के चचाजान हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का चाचाजान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचाजान है, बीजेपी का चाचाजान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन में यूपी चुनाव का घमासान छिड़ गया है। ये फिर दोबारा फिर दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बहाने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यूपी में अब्बा जान वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में नया चैप्टर जोड़ दिया है। अंकल तो उसको कह नहीं सकते। अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं। उनको चाचूजान पसंद है तो बीजेपी का चाचूजान आ गए। जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वो उनको वहां पे उनकी मदद करता है। राकेश टिकैत का ये बयान बड़ी महीन राजनीति का संकेत देता है। दरअसल किसान आंदोलन के जोर से पश्चिमी यूपी में एक बार फिर जाट और मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी के वोट बैंक रहे जाट और मुसलमान की एकता टूटी है। सीएसडीएस के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 77% और 91% वोट जाटों के मिले थे, जबकि इसी बीजेपी को 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7% जाटों ने वोट दिया था। 2014 और 2019 के चुनाव में आरएलडी नेता रहे अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी तक हार गए थे। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ एक सीट मिल सकी थी। 5 सितंबर को किसान संगठनों की मुजफ्फरनगर पंचायत में सीधे तौर पर बीजेपी को वोट पर चोट पहुँचाने की कसम खाई गयी थी और उस पंचायत में राकेश टिकैत हिंदू मुसलमान एकता का दाव चल रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यूपी में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे की आशंका है। हालांकि ओवैसी की पार्टी से लेकर बीजेपी तक ने राकेश टिकैत को उनकी राजनीति के लिए कटघरे में खड़ा किया है। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश टिकैत का चचाजान वाला बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर योगी के अब्बाजान वाले निशाने के बाद आया। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। साफ है कि यूपी चुनाव के ट्रेलर में ही हिंदू मुसलमान हो चुका है और अब किसान आंदोलन की राजनीति में भी इसकी एंट्री हो गई है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब्बाजान के बाद अब
एंट्री हो गई है चर्चा जान की। यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीकेयू की ओर से महासचिव युद्धवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ बीरपाल सिंह जी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए आरपी सिंह जी, किसानों का आंदोलन हम सब ने देखा था मुजफ्फरनगर में, किस तरह से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की इन लोगों की कोशिश, क्या उसी वजह से अब आप लोगों को लखनऊ में किसान कल्याण सम्मेलन करना पड़ रहा है ताकि किसानों को समझाया जा सके, मनाया जा सके? आरपी सिंह जी, चित्रा जी, हमारी पार्टी में लगातार निरंतर अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, उनसे लगातार संवाद बनाती है पार्टी। वो किसान हो, वो युवा हो, वो जो दुकानदार हो, वो व्यापारी हो, सबके साथ अलग अलग समय पे पार्टी के सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, किसान सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम, और ये सिर्फ यूपी में नहीं, देश भर में, उत्तरांचल में, पंजाब में, हर जगह होंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई यूपी तक के लिए कन्फाइंड है। चुनाव हो या ना हो, निरंतर इस प्रकार की गतिविधि चलती है। और ये कोई मुजफ्फरनगर की रैली के बाद नहीं है, उसमें उससे मत जोड़िए। और वहां की रैली सबको पता है कि राजनीतिक रैली थी, और अब तो खुलकर आ गया मामला। अब तो कोरी राजनीति हो रही है और खुलकर राजनीति हो रही है, और हम स्वागत करते हैं। कैद साहब जितना इस प्रकार के बयानबाजी, जितना इस प्रकार की बातचीत करेंगे, स्पष्ट दिखता है कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है। और उसके पीछे एक सज्जन है, एक मिनट सुनिए, उसके पीछे एक सज्जन है जो उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, और वो कांग्रेस और विपक्ष के साथ मिलकर सोच समझकर, कौन से सज्जन है हिस्सा है, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं राकेश टिकैत के लिए? नहीं, राकेश टिकैत के लिए, वो पूरी विपक्ष के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की। आपको भी पता है, एक सज्जन है जो वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं विपक्ष के लिए, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करके स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, कुछ शक नहीं है। वो आकर यहाँ कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलते हैं, वो पता नहीं रात के अंधेरे में कभी किसी टिकैत साहब से मिलने, परंतु स्क्रिप्ट राइटिंग सुनिश्चित है। आप तार जोड़ेंगे, सबकी भाषा, सबकी जनता एक जैसी होती है, तभी वहां पर कैप्टन साहब कहते हैं कि आप यहाँ मत आंदोलन करिए, आप जाकर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर करिए, यहाँ मत करिए। सुनील जाखड़ कैप्टन साहब को बधाई देते हैं। तो मैंने कहा ये पूरी सोची समझी है। ठीक है, आपको लग रहा है कि सोची समझी मतलब सबके सब मिले हुए हैं और उसमें किसान भी शामिल हो गए हैं। युद्धवीर सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युद्धवीर सिंह जी, जो बातें कही गई हैं आरपी सिंह साहब से, उस पर आप जवाब दीजिए। और इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चाचा जान कहने की जरूरत क्यों आ गई कि वो बीजेपी के चाचा जान हैं? अभी तक तो आपकी लड़ाई बीजेपी से थी, अब ओवैसी साहब से भी शुरू हो गई। देखिए क्या है, ये इस देश में जो हो रहा है ना, ये जो जाति और धर्म का नंगा नाच करके जिस तरह राजनीतिक पार्टियां समाज में विभाजन कर रही हैं, और दिन प्रतिदिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है। खुल्लम खुल्ला जातियों में, संप्रदायों में विद्वेष पैदा करके और उनकी भावनाओं को भड़का के जो वोट लेने का प्रयास है, उसी कड़ी में राकेश जी समाज के एक जिम्मेवार आदमी भी हैं। किसान यूनियन के नेता होने के साथ साथ जो हमारी परंपरा है, इस क्षेत्र की जो खाप परंपरा है, जिसमें सर्व जाति, सर्व खाप और सर्व धर्म के लोगों का समावेश है, और ये आज से नहीं है, हजारों साल से इस वो चचा जान कैसे हो गए बीजेपी के? ओवैसी साहब से दिक्कत हमको किसी से दिक्कत नहीं है, ना हमको बीजेपी से दिक्कत है, हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन जो आदमी समाज को तोड़ने का काम करेगा, उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, सपा के लोग हों, जो समाज में विद्वेष फैलाएगा, हम उसको समाज के सामने उसका चेहरा उजागर करेंगे, उसका खुलासा करेंगे। ओवैसी साहब का जो एजेंडा है वो दुनिया में सबको पता है कि वो एक प्लांटेड आदमी है। इन आरपी सिंह जी की पार्टी का जहां जहां ये जाते हैं वो गाली हिंदुओं को देता, ये हिंदुओं को पोलराइज करके अपना राजनीतिक लाभ उठाते हैं। ये ए और बी टीम है इनकी करते हैं। आप किसके प्लांटेड है ये भी बता दीजिए। आप वो जाखड़ साहब और कैप्टन साहब, देखो हम उसके, अरे ओबीसी आरपी सिंह, माफी चाहता हूँ, मैं निजी तौर पे आपका रिगार्ड करता हूँ, आपके टिकैत साहब किसके प्लांटेड हैं? ठीक है, सुन लेते हैं आरपी सिंह जी। वो कह रहे हैं कि आप भी प्लांटेड हैं। आप आरपी सिंह जी
आपका सतर इस घटियापन पे जाने का नहीं है। आप अपने सतर को मेंटेन कीजिए, बीजेपी यही रह जाएगी। आरपी सिंह का कैरेक्टर अपना कैरेक्टर भी है। आप इतने नीचे, आरपी सिंह जी रिगार्ड हम भी आपका करते हैं, लेकिन आप एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। इतने सतर बाकी मेहमानों की भी एक एक टिप्पणी ले लेते हैं, मैं आऊंगी, लेकिन युद्धवीर सिंह जी अब तो खोलकर आप लोग, मतलब आपको ये लगता है कि दरअसल ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो उसी तरह तमाम दूसरी पार्टियों की बी टीम आपके ऊपर भी आरोप जैसा कि आरपी सिंह लगा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन अभय दुबे को चर्चा में शामिल करते हुए। अभय दुबे जी, ये जो बयान है राकेश टिकैत जी का कि बी टीम है ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने कहा है कि चचा जान है ये बीजेपी के, आप लोगों को भी लगता है ऐसा? अभय दुबे जी बिल्कुल, क्योंकि जिस रुपए में बसती है जान वो है चाचा जान। किस दाल पर बैठना है, कौन सा फल खाना है और क्या रखते जाना है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बताइए, जो चाचा जान जिस स्टेट से आते हैं तेलंगाना, वहां तो सिर्फ 8 सीटें लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जाते हैं 38 सीटें लड़ते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं 44 सीटें लड़ते हैं, झारखंड में 16 सीटें लड़ते हैं, बिहार में 20 सीटें लड़ते हैं, वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं, गुजरात नहीं जाते हैं ये कभी, क्योंकि चाचा जान को भय सताता है। जो स्क्रिप्टेड है वही सारा तय करते हैं। और उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी तस्वीर क्या दिखाएगी बताइए ना, खुद की तो कोई उपलब्धियों की तस्वीर है नहीं, इसलिए वेस्ट बंगाल और अमेरिका की तस्वीर लगाते हैं। क्या तस्वीर लगाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? अभी आते हैं किसान आंदोलन पर, अभय दुबे जी किसान आंदोलन पर आते हैं, ठीक है। आपको भी लगता है कि दरअसल चचा जान है बीजेपी के असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं के स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उन्हीं जैसा बोलते हैं, आपने ये कहा। लेकिन अब आ जाइए, देखिए लखनऊ में किसानों को समझाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन बीजेपी करने के लिए जा रही है, ठीक है। आरपी सिंह जी, एक एक टिप्पणी सबकी ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, वीरपाल सिंह जी भी। अभय दुबे की बात खत्म हो जाए पहले। अभय दुबे जी, किसान सम्मेलन बीजेपी का कैसे देख रहे हैं? क्या बताएंगे किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी आप? 26 रुपए 64 पैसे प्रतिदिन आमदनी रह गई किसानों की। अभी जनवरी से दिसंबर 2019 का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का सर्वे है, 83.5% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन रह गई। जो एग्रीकल्चर सेंसस 15-16 में 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। प्रधानमंत्री जी आप बताइए ना, क्या वादा किया था उत्तर प्रदेश में? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आरपी सिंह जी लौटूंगी मैं आपके पास। अभय दुबे जी की बात एक बार पूरी हो जाए प्लीज। आरपी सिंह जी लौट रही हूं मैं आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, ठीक है सर। दोनों लोग बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा, प्लीज प्लीज सर। आरपी सिंह जी, अभय दुबे जी जल्दी से, हाँ वो चुप हो जाए, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप जी। 400 रुपए का वादा करके आए कि चित्रा जी प्रति क्विंटल गन्ने का देंगे, 5 साल में सिर्फ 10 रुपए बता। अभी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें परामर्श यात्री समिति ने कहा कि 400 रुपए कम से कम दीजिए, लागत भी नहीं निकलती। गेहूं 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, 378 लाख टन। क्या जवाब देंगे आप सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो मूंग 24 लाख टन पैदा होती, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 20,000 टन खरीदी। मूंगफली 100 लाख टन पैदा होती, सिर्फ 2 लाख टन खरीदी। सोयाबीन 135 लाख टन उत्पादित होती, प्रधानमंत्री जी ठीक है 3.69 मीट्रिक टन। इसका जवाब आरपी सिंह जी देंगे। वीरपाल सिंह जी और अनुराग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनुराग भदौरिया सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक एक आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने छोटे जोत के किसानों का जिक्र किया। ये कहा कि 10 में से 8 किसान तो छोटे जोत वाले हैं और उनको मजबूत करने का काम हमारी सरकार की ओर से किया जा रहा है। खासतौर से यूपी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना के समय देश के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं। इनमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को किए हैं। तो सरकार गिना भी तो रही है आंकड़ों के साथ कि उसने क्या किया है किसानों के लिए। तो मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी मंच से कहेंगे, क्यों भाई किसान बंधुओं आपकी इनकम दुगनी हुई कि नहीं हुई? तो उधर से आवाज आती है, हाँ मेरी दुगनी इनकम हो गई। उस पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसके मतलब आप किसान की इनकम दुगनी नहीं करना चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है, किसान को आपको सब्सिडी पे जिताना है, मैंने किसी तरह से जिंदा रहो, इनकम दुगनी हम आपकी नहीं होने देंगे। यही तो हुआ ना इसका मतलब, भाई यही तो वादे किए थे। दूसरा, पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा देशवासी, ये पूरा देश हमारी जान है, पूरा देश हमारी जान है। और यहाँ पे रहने वाला हर भारतीय हमारा भाई है, और हर भाई ये जिसको आप भाईजान बोल लीजिए, हर भाई मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को 2022 की सरकार को उत्तर प्रदेश मतलब उन्होंने कहा बजान इधर से आए चचा जान, अब आपका आ गया भाईजान। चचा जान पर भी कुछ बोलिए अनुराग भदौरिया।
असदुद्दीन ओवैसी क्या बीजेपी के चचा जान है? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। आप चिल्लाइए मत, मेरी बात सुन अरे लीजिए। चिल्ला रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। सुन तो लीजिए, पूरा देश मेरी जान, उसको हम अपनी जान समझते हैं। पूरे देश को, पूरे देश को अपनी जान समझते हैं। यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति जो जिस देश में रहता है मेरा भाई है। और ये सब भाई मिलके इस सरकार को, जो जालिम सरकार है, जो यहाँ पे जनता के लिए नहीं बनी है, जो जाति धर्म की राजनीति की बनी है, उसको हटा देगी। क्योंकि इन्होंने कभी भी बात नहीं की कोविड में जिनकी मौतें हुई हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते। जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वहां से 100 किलोमीटर दूर पे बच्चों की मौतें हुई है, 100 बच्चों की मौतें हुई, उसके बारे में बात नहीं। माँ की गोद सूनी होगी, उसके बारे में चर्चा नहीं। यहाँ पे लोगों के घर गए, उसके बारे में चर्चा नहीं। महिलाओं का चीरण हुआ, उसके बारे में चर्चा नहीं। आखिर चर्चा किसके बारे में? किसान की इनकम दोगुनी करने की बात थी, किसान की चिंता नहीं। किसान लगातार धरने पे, उसकी मौतें हो रही, कोई चिंता नहीं। हम किसानों की बात नहीं करेंगे। क्या किसान अगर अपने हक की बात करेगा तो कहेंगे राजनीति कर रहा है। अरे किसान तो इस देश का है भाई, इस गांव में रहता है। अरे वो बोल तो रहे हैं 80% किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं योजना। इसके जवाब में लूंगी वीरपाल सिंह जी, अब आपको सीधे इस चर्चा में शामिल करते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। सरकार के पास क्या जवाब है इसका? किसानों को समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद अपनी बातें कही अलीगढ़ में, लेकिन उसके बावजूद किसानों का धरना, उनका प्रदर्शन लगातार जारी। ठीक है अनुराग, एक बार सुनिए वीरपाल सिंह जी को भी। वीरपाल सिंह जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे देश में अभय दुबे जी की आंकड़े को मैं सही कर दूं, 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जो 2 हेक्टेयर से, ये एकड़ बोलते हैं, मैं हेक्टेयर बोल रहा हूँ, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती करते हैं। और उसमें से लगभग 70% ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती करते हैं, जिनके पास कोई भी एग्रीकल्चर का साधन जैसे हल है, बैल है, बुग्गी है, जोटा है, या इस तरह के इम्प्लीमेंट जो चाहिए खेती करने में, उनके पास नहीं रहे। इवन उसमें से आधे % ऐसे भी हैं जो किसान मुश्किल से हैंड टू माउथ भी नहीं रहे, मतलब नीचे चले गए, वो कर्जे में दबे पड़े हैं। लेकिन उनके पास जो भी थोड़ा बहुत फार्म प्रोड्यूस बचता है, वो 10, 15, 20 किलोमीटर तक ले जाने में असमर्थ है। इसलिए जो कृषि के 3 कानून लेकर के सरकार आई है, उनमें छोटे किसानों का खास कर फायदा है, जो वो अपने प्रोड्यूस को अपने घर पर, अपने खेत पर, अपने खेत से 10 किलोमीटर दूर उस अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। वो डे टू डे अपने प्रोड्यूस को सही, यहाँ तक कि तो जो किसान धरना दे रहे हैं उनको समझा पाने में नाकाम क्यों साबित हो रही है वीरपाल सिंह जी? ये भी तो बड़ा सवाल है युद्धवीर जी। उनको भी सुनो नेताजी जी, बहुत थोड़े से किसान हैं, ये अपने आपके चैनल पर बहुत लोग बैठे हैं, ये कोई भी प्रॉपर आंकड़े नहीं दे रहे, सिवाय सारे नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोई अब्बा जान कह रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है। क्या जरूरत? मैं आ रही हूँ एक बार युद्धवीर जी को शामिल कराते हुए। भारतीय किसान यूनियन से है वो युद्धवीर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है वीरपाल जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बहुत मुट्ठी भर किसान बैठे हुए धरना देने के लिए, बाकी किसान तो खुश है, अपने अपने घरों में हैं। और एक और सवाल युद्धवीर जी, जब अल्लाह अकबर, हर हर महादेव इस तरह के नारे लगेंगे और बाद में फिर असदुद्दीन ओवैसी को भी किसान आंदोलन के बीच में खींच कर लेकर आया जाएगा, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे, क्या आप भी हिंदू मुसलमान की अब राजनीति में क्या कूद पड़े हैं? क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा रोल अब तक निभाता रहा है, खासतौर से पश्चिमी यूपी की सियासत में। अब आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि 2014, 19 और 17 की तरह जो जाट हैं वो फिर से बीजेपी के पक्ष में चले जाएं। उनको एकजुट करने के लिए अब मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव कहा जा रहा है और ओवैसी पर निशाना साधा जा रहा है। क्या इसमें भी हिंदू मुसलमान, अब किसान भी करने लगे हैं आंदोलन जो कर रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं, ये इस क्षेत्र में कोई ये नारा नया नहीं है। 1857 की क्रांति में आप जाएं, जब 1857 में मेरठ से लोग चले थे तो इसी नारे के साथ चले थे। ये नारा हमेशा समाज में एक अपना एकता का, भाईचारे का और इकट्ठा मिलके किसी भी इश्यू को लेके जब वो कार्य करते हैं तो ये नारा लगता है। ये नारा आज नहीं लगा है, देश 47 में आजाद हुआ। 1857 का इतिहास पढ़े हैं, स्पष्ट हो जाएगा इस नारे का जो उभर के आया था उस टाइम पे, ये और रिकॉर्डेड है, ये नारा उस टाइम पे लगा था। तो ये बेकार में कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। इस नारे से क्या हो गया? अगर मुस्लिम और हिंदू मिलके एक दूसरे का नारा लगा रहे हैं तो इन पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ क्या है? क्या दर्द है इसमें? कौन सी राजनीति इसमें हो गई? क्योंकि उसके टूटने से ही जो पार्टियां वहां पर मजबूत रही उनको नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। जाट देखिए, बेसिक राजनीति में कोई दुखद घटना समाज में घटती है, ऐसा 2 भाई लड़ते रहते हैं,
कोई झगड़ा हुआ उसका लाभ उठाया। ये जो आरपी सिंह जी की पार्टी जो सत्ता में आई 2014 में, कहीं ना कहीं उस एकता का जो को तोड़ के आग दे के हवा दे के उसमें, और इन लोगों ने देश की सत्ता हासिल की, पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास किया। अब कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है अगर ये दोबारा से वो जो 2013 में जो भाईचारा टूटा था, दोबारा से ये इकट्ठा समाज हो गया, तो तुमको कहीं ना अगले आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से ये लोग चीख रहे हैं। हमारा एजेंडा ना तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे जाते हैं, ना किसी को अपना मंच शेयर करने नहीं, देते हैं। जब आप बीजेपी को हराने की बात करेंगे तो आखिर किसको जिताना चाहते हैं आप लोग? ये पलटकर सवाल तो पूछा जाएगा ना, जब मुजफ्फरनगर जैसे बड़े मंच से बीजेपी को हराने का हुंकार आप लोग लगा रहे हैं, तो किसको जिताना चाहते हैं? खोलकर बताइए ना, अगर खोलकर राजनीति के पिच पर आप लोग खेल ही रहे हैं तो। आप मैं सुन लीजिए, आप 9 महीने से हम 26 नवंबर से बैठे हैं, हमने एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, बारिश झेली है। बीजेपी ने हमको बैठा रखा है 9 महीने से। आप एक दिन किसी सज्जन आदमी को उस सड़क पे बैठा के दिखा दो, अगर कोई 24 घंटे इन लोगों में से गुजार दे तो हम उसकी गुलामी करेंगे। हम 9 महीने से बैठे हैं, हम अपने ग्रीवेंसेस को लेके आए थे, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। हम दिल्ली के लिए आए थे चल के, हमको बॉर्डर पे रोका गया, डंडे के जोर पे हमको वहां बैठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर किया उसमें भी ये स्पष्ट उन्होंने लिखा कि किसान अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं है, सरकार ने उसको रोक के रखा। तो ये फिर क्यों चीख रहे हैं कि बॉर्डर घेर लिया? अरे आपने बैठा रखा है, आप बॉर्डर से हटा दो फोर्स को, हम आ जाएंगे रामलीला मैदान में बैठ जाएंगे। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए इस पर। हमारा अधिकार है, ये हमारा भी देश है, हमको भी प्रदर्शन और खासतौर से करने जो का उन्होंने अधिकार है। पश्चिमी यूपी के संदर्भ में बात कही है, चूंकि अब 6 महीने के बाद वहां पर इलेक्शन होने हैं, वो कह रहे हैं कि 2013 के बाद जो एकता टूटी थी उसका फायदा बीजेपी को मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, उसी की कोशिश ये लोग कर रहे हैं वहां पर। मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। पहली बात युद्धवीर की, हमने नहीं रोका, हमने कहा था कि बुराड़ी ग्राउंड में आकर बैठिए। जितने किसान आए थे उस समय रामलीला मैदान उसके लिए इंसफिशिएंट था, बुराड़ी ग्राउंड में आपकी तैयारी भी कराई थी, आपने बुराड़ी में बैठने से मना करती। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 2013 की बात करते हैं उसमें तो टिकैत साहब का भी नाम था, हालांकि केस बाद में अलग हुआ, परंतु टिकैत साहब के और बाकी के साथियों सबके नाम थे और सारे के अंदर जो हुए। और मैं चाहूंगा कुछ वीडियोस आपको भेज दूंगा। ये स्टेज से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते थे, नीचे से हर हर महादेव के नारे नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ एक जाति विशेष के लोगों ने, एक कौम विशेष के लोगों ने कहा आप अल्लाहू अकबर कह सकते हैं, हम उसके साथ अपने तो हर हर महादेव के नारे लगाएंगे। खूब सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सबकी जानकारी में है, कोई ऐसा नहीं है जो छुपे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो पूरी कवायद है, ये एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उस स्क्रिप्ट के अंतर्गत बोला जा रहा है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, करनाल के अंदर वो गलत हुआ, उस पर कार्रवाई इन्होंने करी, धरना प्रदर्शन किया, पर क्या इन्होंने जो वहां मोगा में हुआ उससे ज्यादा किसानों को पीटा गया। एक अक्षर नहीं बोला, एक किसी का ट्वीट नहीं, किसी एक ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है ना, क्योंकि वो सारा का सारा स्पॉन्सर्ड है, सारा का सारा एक फंडेड है। वो कौन कर रहा है फंडिंग? जाखड़ साहब कौन कर रहा है? नाम लेकर बताइए ना कि कौन लोगों को पैसे दे रहा है। सुनील जाखड़ ओपन कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, आपको सुनील जाखड़ की वीडियो भेज दूंगा, वो ओपनली कह चुकी है हम कर रहे हैं। अबे दुबे जी, आप जवाब भी देना चाह रहे हैं और मेरा सवाल भी है। देखिए, खुद आप ही के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां तक कहना पड़ता है कि पंजाब में जो धरना दे रहे हैं किसान हैं, वो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं पंजाब को। पंजाब छोड़कर वो दिल्ली जाएं, हरियाणा जाएं, तो आपके भी मुख्यमंत्री तो परेशान है और इस तरह की बातें कह रहे हैं किसानों को लेकर, वो नजर नहीं आता है आप लोगों को? मैं भारतीय जनता पार्टी को समझा देना चाहता हूँ, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन लो चाचा और भतीजा। अब ये जो पहले वीरपाल सिंह जी का जवाब दे दूं, ये जो मुझे कह रहे थे वो 2015-16 का सेंसस है जो 86.3%। ये अभी जो 2 दिन पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की, उसने क्या कहा है सुनिए गौर से, कि वो किसान जो मजदूर बन गए वो 4063 रुपए कमा रहे हैं प्रति माह, और जो किसान है छोटे किसान, छोटे और मझोले, तो 3000। आरपी सिंह जी को बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलेगा। अभय दुबे जी, आप अपने मुख्यमंत्री की बात पर आइए ना, थोड़ा सा लौटिएगा आप इन लोगों पर। लगातार मुझे पता है बीजेपी के लिए बहुत कुछ है। पंजाब के मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा? पंजाब के मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ गया कि पंजाब को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है, किसान छोड़ दे पंजाब, वो चाहे हरियाणा बैठे या फिर दिल्ली बैठे? आप अपने मुख्यमंत्री को किस तरह से समझा रहे हैं अगर वो किसानों के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो? क्योंकि ओवैसी की जिस तरह से एंट्री कराई है, बार बार लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल
ओवैसी के बहाने राजनीति को चमकाना चाहते हैं राकेश टिकैत जी। देखिए, ओवैसी, पहली बात तो बीकेयू का बड़ा स्पष्ट ऐलान है, और बीकेयू का नहीं, संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, और राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चे से बाहर नहीं है। हम कोई भी राजनीतिक पार्टी को, किसी को के पक्ष में कोई मतदान करने की अपील करेंगे नहीं, ना हमने की है आज तक। और ओवैसी के बारे में देश का जो भी जागरूक नागरिक है, जो थोड़ा बहुत दिमाग रखता, वो राकेश टिकैत नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा कि ओवैसी की जो भाषा है वो केवल और केवल ये है कि किस तरह से बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जाए हिंदुओं को गाली देके। वो पूरा देश कहता है कि एक राकेश नहीं कहते हैं। ये ओपन सीक्रेट है इस देश में, सब जानते हैं, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में जानते हैं। आरपी सिंह जी, जो गतिविधियां हैं उनसे अपने आप में साबित होता है। ओवैसी जी की गतिविधियां आपको बहुत फायदा पहुंचाती हैं और ये जग जाहिर है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से वो निशाने पर है। मैं आ रही हूँ बीरपाल सिंह जी आपके पास, आरपी सिंह जी की बात हो जाए एक बार। तभी तेलंगाना में हम लोग आमने सामने लड़े थे और डट कर लड़े थे। इनके ध्यान में नहीं ना, इनको सब में देश की राजनीति से कोई लड़ते, इनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वही पढ़ते हैं। तेलंगाना में कैसी लड़ाई हुई थी आमने सामने सबको जानकारी है, परंतु ये सबको जानकारी है कि ये किसके टिकैत साहब किसके भाईजान है, सबको जानकारी है। ये भी किसके भाईजान बने हुए आजकल, और असम में तो भाईजान तो नहीं, मुझे लगता है किसके भाईजान बने हुए हैं राकेश टिकैत जी। और देखिए सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं, उनकी बड़ी सारी फोटो भी आ रही है मुस्कुराते हुए। किसके भाईजान बने हुए हैं? मैं अभी बताता हूँ। प्रियंका वाड्रा, याद करिएगा, ये कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर कार्यक्रम करते हैं। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, कांग्रेस के ट्रैक्टर था उस पर बैठकर कार्यक्रम करते हैं। तो स्पष्ट पता है कि किसके भाईजान बने हुए हैं। तो पंजाब, ये यूपी के अंदर राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के भाईजान बने हुए, इसके लिए उनकी चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके लिए जो मदद कर सकते हैं करेंगे जी। प्रियंका वाड्रा जी के भाईजान बने हुए हैं राकेश टिकैत, बीजेपी कह रही है। अरे एक बार अपने दामन की सियाही तो मिटा लो। आपके पंजाब के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुना नहीं आपने? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं मार मार के पेड़ तोड़ देता अगर किसान मेरे सामने। चुप कराइए इनको, देखिए चित्रा जी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आरपी सिंह जी उनको बोलने दीजिए। ठीक है, आरपी सिंह जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, आवाज साफ नहीं आएगी। हरियाणा में कहते हैं मार मार के सिर फोड़ दो, पंजाब में कहते हैं कि इनके पैर तोड़ दो। अरे हमने ये, आप पंजाब का प्रश्न कर रहे थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको साधुवाद किया और एक दिन एक क्षण में 360 रुपए गन्ने के 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हाथों हाथ हमने गन्ने के। मोदी जी कहाँ हो आप, बताओ। आप घोषणा करके आओ कि 400 रुपए देंगे, 10 रुपए भिक्षा नहीं दे रहे हो, किसान को भीख नहीं दे रहे हो आप। उनके मेहनत का है, उनके परिश्रम का है। सिर्फ मिल मालिकों की पूजा करोगे आप, सिर्फ मिल मालिकों को पूछते रहोगे। एक एक करके आरपी सिंह जी, एक बार उनकी बात हो जाए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। आप कह रहे हैं पंजाब में 360 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है गन्ना किसानों के लिए, हरियाणा ने 362 कर दिया है अभय दुबे जी, और वहां पर किसकी सरकार है? 30 रुपए मांग की थी, पंजाब ने 35 रुपए बढ़ाए। उत्तर प्रदेश में सालों से किसान कह रहे हैं, इनकी खुद की समिति कह रही 400 रुपए लागत आ रही है। अब मुझे एक बात बताइए, शर्म नहीं आई? वो सर्वे देखते हुए जो मोदी जी ने जारी किया, अभी एक क्षण की शर्म नहीं शेष मोदी जी। सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के छोटे किसानों को हुआ है। मैं फिर से सुन लो, छोटे किसानों का प्रतिशत जो 1 हेक्टेयर से कम है वो 83% हो गया है। 25,000 रुपए हेक्टेयर लागत बढ़ा दी किसानों की। शर्म नहीं आई? पूंजीपतियों के लिए 3 कानून ले आए। दाल के इम्पोर्ट को किसको छूट दी? मोदी जी बताइए, देश जानना चाहता है। दाल के प्लीज एक एक करके अपनी बातें कहेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। अभय जी आप जल्दी से अपनी बारी खत्म करें, अनुराग भदौरिया इंतजार कर रहे हैं। बीरपाल जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए दाल के इंपोर्ट पर चित्रा जी इन्होंने जनवरी तक छूट बढ़ा दी है। नहीं अभय दुबे जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना, ये बात समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश में किसान अगर धरने पर बैठे हुए हैं, एक सेकंड अभय दुबे जी, अगर यूपी में किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो वो आपको सूट कर रहा है, वो आपको सूट कर रहा है। अगर पंजाब को लेकर आप ही के मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं तो आप पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मना कर रहे हैं? दाल पर जो अभय दुबे जी अब देखिए, आपने जो सूट करे सवाल उसी का आंसर मत दीजिए। आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, यूपी में धरने पर बैठे हुए किसान वो आपको सूट कर रहा है, लेकिन वहीं पंजाब के आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, धरना हटाएं यहां से। आप क्यों नहीं समझा रहे उनको वहां पर?
तो वो तीनों कानून केंद्र को हटाने, किसानों को ये बात समझने का कह रहे हैं। तो धरना देने दीजिए आप फिर उनको वहां पर, फिर धरना देने दीजिए पंजाब में, कहाँ जाएंगे किसान? हमने समर्थन मूल्य का कानून में पंजाब में कानून बनाकर भेज दिया, मोदी जी पास नहीं कर रहे, छत्तीसगढ़ में भेज दिया, राजस्थान में भेज दिया। ठीक है, समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर आरपी सिंह जी एक सेकंड, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ पर गन्ना किसानों का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने भी 362 कर दिया है और इस पर युद्धवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि वहां के मंत्री की ओर से कहा गया है कि आप लोगों ने जब 360 पंजाब में हुआ था तो जाकर मुंह मीठा करवाया था मुख्यमंत्री का। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ने किया है तो उनको भी लड्डू खिला दीजिए। हरियाणा सरकार ने भी तो किसानों के हित में फैसला लिया या फिर नहीं लिया युद्धवीर जी? भाईजान कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हरियाणा राकेश टिकैत या कोई दिल्ली से पंजाब के जो किसान थे, हाँ। उन लोगों का मुख्यमंत्री से कोई वार्ता हुई और उन्होंने किया होगा। हरियाणा के किसान क्या सोचते हैं वो तो हरियाणा के किसान इस बात में जवाब देंगे। ना तो हम लोग वहाँ पंजाब लड्डू खिलाने गए थे और ना हरियाणा लड्डू खिलाने गए, स्टेट का मैटर है। अब बात कल की बताऊं मैं, कल मुख्यमंत्री जी गए अलीगढ़ में, कहा मैंने 110 लाख करोड़ रुपया गन्ने का पेमेंट कर दिया, कोई एहसान किया, उन्होंने गन्ना दिया आपको, गन्ना पेमेंट कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द ये नहीं कहा कि ब्याज समेत गन्ने की कीमत और ब्याज लगा के 20,000 करोड़ बचा हुआ है, मैं 2 दिन में पेमेंट करूंगा, 5 दिन में पेमेंट करूंगा, 15 दिन में पेमेंट करूंगा, एक शब्द नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने 1775 रुपए आज प्रत्येक किसान बिजली का बिल भरता। देखो आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। सब आप, मैं इज्जत करता हूँ आपकी, और आप मुझे, मैं किसान हूँ और आप भी उसी खून से आप हैं, उसी से मैं हूँ। मेरे बीच में मत बोलना, मेरे बीच में मत बोलना आप, ये मैंने बता दिया आपको। अपनी बात रखेंगे, आप जो है सीमाएं लांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की मैं बात करूं तो 1,40,000 करोड़ का से अधिक का भुगतान किया गया है। और ये बातें खुद पीएम की ओर से कही गई कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी में खरीद के नए नए रिकॉर्ड बने हैं, और ये बातें गन्ना किसानों के संदर्भ में बीते 4 सालों का आंकड़ा देते हुए उनकी ओर से कही गई हैं। चित्रा जी, गन्ना समर्थन मूल्य पर खरीदा ही नहीं चित्रा जी, मैंने सामान बेचा, इंतजार कर रहे हैं जी युद्धवीर जी। हमने सामान दिया है, हमने गन्ना पहले डाला है, बाद में पैसे लिए हैं, वो कोई एहसान नहीं है। कोई सरकार ऐसा नहीं है कि हमारा 100% रोक के बैठती हो, लेकिन हमारा इस सीजन का लगा के और ब्याज लगा के जो 15% के ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के, 20,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार पे बकाया है। सीजन खत्म हो गया, सीजन खत्म हुए आज 5 महीने हो गए हैं। हमारा सवाल ये है कि वो जो पेमेंट 5 महीने से हमको शादियां करनी है, घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, योगी जी ने एक शब्द उसके विषय में नहीं कहा। बता दें हमको मंच के माध्यम से कि गन्ने की पेमेंट गन्ना डालने के बाद कितने साल के बाद बीजेपी देगी, वो कौन सा नियम है, स्पष्ट कर दें ताकि तसल्ली हो जाए। आरपी सिंह जी आप भी बताइएगा, बीरपाल सिंह जी तो उनको पेमेंट कराना चाहिए हमें। ठीक है, बीरपाल सिंह जी इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अभय दुबे मैं आ रही हूँ आपके पास। बीरपाल सिंह जी, वो कह रहे हैं कि शादियों का सीजन है, तमाम दूसरी भी चीजें हैं, तो ये हमारा भुगतान कब होगा, सरकार इसके बारे में जवाब दे। बीरपाल जी। चित्रा जी, समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदा ही नहीं जाता, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश में हमारा सरकार में मिलों को दिया जाता है गन्ना, और आज भी 60% लोग, देखो दुबे जी तो चुप करो, दुबे जी की नहीं सुन रहा, दुबे जी को चुप करिए, आराम से हमारा देश, हाँ ठीक है, हमारा देश बारे में लगे हुए हैं, और हम कहते हैं किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। और सभी कह रहे हैं, सभी चाहते भी हैं कि किसान को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए, अदरवाइज किसान, हमारा देश उन्नति नहीं करेगा। लेकिन अभी 5 सितंबर में जो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत थी, आप ये बताइए, जो भाई युद्धवीर सिंह, मैं भी आपका फेवर में हूँ और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, शामली का, मुझे एक एक रग का पता है। और हमारे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उपजाऊ जमीन है, सबसे अधिक पैदावार देता है देश को। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है, मैं अभय दुबे जी को बताना चाहता हूं। लेकिन किसान का जो मूल्य जो बता रहे हैं मिल का मालिक, जो अभी पेमेंट रुका हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी बात, वो पेमेंट सही टाइम पर मिलना चाहिए।
देखो, छोटे किसान होने के कारण कोई 1 बुग्गी डाल रहा, कोई 2 बुग्गी डाल रहा, कोई 4 बुग्गी डाल रहा, उनको यदि समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनका घर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी आपके फेवर में हूँ। और आज डेटा आया है कि हमारे जितने भी बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हैं, उनकी वजह से 9000 फैक्ट्री को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जिनकी आमदनी आधी होगी वो अपनी फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं। यदि उनकी फैक्ट्री बंद होगी तो लाखों करोड़ों NHRC ने ये रिपोर्ट जारी करके 4 राज्यों से सवाल पूछे हैं युद्धवीर जी। बिल्कुल कह रहा हूँ इस बात को। हाँ, NHRC की ओर से नोटिस जारी किया गया है 4 राज्यों को और कहा गया है कि 9000 से अधिक उद्योग धंधे बंद हुए हैं। बुजुर्गों को, बच्चों को, दिव्यांगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो समय सीमा एक से दूसरी जगह जाने में आधे घंटे की लगती है वो 2.5 घंटे 3 घंटे लग रहा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद युद्धवीर जी आप सबका जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इसी के साथ सरकार बार बार गिना भी तो रही, यूपी के संदर्भ में ही गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। बीते 4 सालों का आंकड़ा ये दिया गया है कल अलीगढ़ के मंच पर। तो ये बातें भी तो सरकार की ओर से ही कही जा रही है। अनुराग, देखिए, सवाल यह है कि देश को 2 लोग हैं जो देश की जान होते हैं। एक है हमारा किसान, दूसरा है जवान। किसान गांव में रहता है और किसान के ज्यादातर बच्चे जवान है। और इसी किसान को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको क्या क्या गालियां नहीं देते, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या मवाली। इसके मतलब किसान के साथ साथ जवान को भी गाली दे रहे हो आप। हिंदुस्तान के जवान को, किसके बाप को अगर आप किसान मवाली बोलोगे, उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत बोलोगे तो उनके बेटे में भी गाली जाती है। मतलब जवान को भी गाली दे रहे हो। अभी जो सवाल मैंने पूछा उस पर भी थोड़ा आपका जवाब चाहूंगी अनुराग। ठीक है, वो हिंदुस्तान सुनिए, मैं अपने चाहे किसान हो चाहे जवान हो, किसी को भी उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत हमारा देश नहीं देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं आप तो नहीं देख रहे हैं कि विधानसभा मिल जाएगी, मेहनत करे किसान और समाजवादी पार्टी उसमें अपना फायदा देख रही है। कोविड से मौतें और उस पर चर्चा करती है। ना किसानों के ऊपर सम्मान करना चाहती, ना जवान का सम्मान करना चाहती, तो भैया सम्मान किसका करना चाहते हैं आप बता दीजिए। आपको सत्ता चाहिए, बस किसी तरह सत्ता चाहिए। आपको नफरत की आग लगानी है, सत्ता पाना है, चाहे किसान मरता है मर जाए, युवा मरता है मर जाए, महिलाओं पर अत्याचार होता रहे, बच्चे मरते हैं मर जाए, और कोविड काल में अगर लोगों की मौतें होती हो जाए। हमें मंच से सिर्फ नफरत की बात करनी है, अनुराग, मंच से सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं करना। ये बीजेपी की नीति है। इसलिए बीजेपी की नीति को देशवासी समझ लीजिए। ये वो लोग हैं जो देश की समस्या का समाधान नहीं अरे अनुराग भदौरिया जी, जो सवाल मैंने पूछा था उस सवाल पर भी तो आइए। ऐसा तो नहीं लग रहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाएंगे अनुराग भदौरिया? लग रहा है कि फायदा मिल जाएगा यूपी में, फायदा उठा लेंगे किसानों का, फायदा देती है समाजवादी पार्टी। आरपी सिंह को पता ही नहीं बोलना क्या है। चित्रा जी, ये झूठ परोसा जा रहा है। नहीं पता चलता बोलने का। अबे दुर्बे जी, मैं लौट रही हूँ, आपकी बात सही है। मैं कह रही हूँ कि 1,40,000 करोड़ का भुगतान किया है 4 सालों में, ये कहा गया है मंच से, और ये कहा गया है कि MSP को लेकर नए रिकॉर्ड बने हैं। तमाम दूसरे संदर्भों में ये बात कही गई है। वो पूरी की पूरी बातों को आप समझा कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो तमाम आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 4 सालों में जो छोटे जोत के किसान हैं उनके लिए सरकार ने कितना फायदा किया है। वो बार बार इस बात को रख रहे हैं सामने। बहुत बड़ा झूठ बोला गया मंच से। छोटे किसानों में 25 से 30% की वृद्धि हो गई। 1 हेक्टेयर से कम 83% हो गए जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन थी। मोदी जी ने अप्रैल 2017 से गरीबों को मिलने वाली शक्कर भी बंद कर दी। और गन्ना मिल खरीदती है, मिलों को भुगतान करना होता है, सरकार समर्थन मूल्य पर गन्ना कभी नहीं खरीदती। ठीक है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट आरपी सिंह जी आपका, बहुत थोड़ा सा वक्त है, 2 लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट आपका आरपी सिंह। मुझे सिर्फ युद्धवीर जी, आपको नाहर सिंह जी तो आप मानते हो, मैं भी नाहर सिंह जी को मानता हूँ। जब वो आए थे, जब उनको फांसी लगी थी 1858 में, तो हर हर महादेव के नारे लगे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगे थे। तभी आपकी जान के लिए सिर्फ हो गया। बहुत समझदार लोग हैं। और वक्त हमारे पास इतने की ही इजाजत देता है।